हेलो एंड वेलकम दोस्तों। और ये लास्ट पार्ट है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही साथ द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन के बारे में हम कवर करेंगे। ऑलरेडी हम सिक्योरिटी काउंसिल को डिटेल में कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, आखिरकार उसके एक्सपेंशन की मांग क्यों उठ रही है और नंबर्स ऑफ नेशंस जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में उनको भी मेंबरशिप का दर्जा दिया जा सके, इन्हीं सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हम करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल से और उसके बेसिक स्ट्रक्चर से। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यह एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का, और इट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और यह जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको मैनेज किया जाता है जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो कि आज के समय में है एंटोनियो ग्यूटेरेस माने जाते हैं। और अगर हम इसके टोटल मेंबर संख्या की बात करें तो इसके टोटल 15 मेंबर्स हैं आज के समय में, जिनमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स माने जाते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स माने जाते हैं। इफ वी टॉकिंग अबाउट 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो दे आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स टर्म्स। ये 2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जिससे कि ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विस देते हैं, और 2 साल के बाद फिर किसी और देश को यह मौका दे दिया जाता है। इट मीन्स अ कंट्री नेवर बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 2 ईयर्स टर्म्स। यानी एक देश जब अपनी सर्विस 2 साल की वो कंप्लीट कर लेता है, उसको दोबारा से री इलेक्ट नहीं किया जाता है। और इसका जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इस प्रकार से इलेक्ट किए जाते हैं जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ओवरऑल कॉन्टिनेंट को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, जो कि आज के समय में इनकी संख्या है 10। अब हम बात करते हैं दोस्तों परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं। अगर हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो वो टोटल है 5, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं: यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया एंड लास्ट वन इज चाइना। तो ये वो देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स के तौर पे जाने जाते हैं, और साथ ही साथ इनके पास खास तरह की वीटो पावर्स भी है, जो कि यह एक नेगेटिव वीटो पावर्स के तौर पे या फिर नेगेटिव पावर्स के तौर पे जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल करके ये कभी भी किसी भी सभा को या किसी भी मैटर को दबा सकते हैं या फिर यूएन असेंबली को रद्द भी कर सकते हैं। यह नेगेटिव वीटो पावर माना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इन्हीं देशों को ही परमानेंट वीटो पावर का दर्जा क्यों मिला हुआ है और साथ ही साथ परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा मिला हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ यही 5 नेशंस थे जो कि मोस्ट पावरफुल के तौर पे जाने जाते थे। साथ ही साथ इकोनॉमिकली सेक्टर में भी ये ठीक थे, और डिफेंस के मामले में भी ये काफ़ी बेहतर स्थिति में थे। और उस दौर में जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हो रहा था, दीज 5 नेशंस आर कंसिडर्ड एज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, और उसी समय इन देशों को परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा दे दिया गया, जो कि कभी भी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये तो था दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं उस मुद्दे को लेके जो लगातार आज के समय में और लंबे समय से इंटरनेशनल लेवल पे एक डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसके द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन को लेके, तो 1992 में, यानी 1992 में यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और इस रेजोल्यूशन में मांग उठी कि ये जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, यानी इनके जो फैसले होते हैं, इट लैक ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स यहाँ पे जो भी फैसले लिए जाते हैं या फिर किसी भी तरह का मैटर्स होता है, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल नेशंस को नहीं दिया जाता है। और साथ ही साथ इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। इट मीन्स सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी डिसीजंस होते हैं या फिर जितने भी मुद्दे होते हैं, वो सब कुछ जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्हीं की वैल्यूज़ को ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ उन्हीं के इंटरेस्ट में या फिर उनके फेवर में सारे फैसले लिए जाते हैं, जिस वजह से यह लगातार मांग उठ रही है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स की जो संख्या है उसको क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए या फिर उसको बढ़ाया जाए। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए 1997 में यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे मिस्टर कोफी अन्नान, उन्होंने इस पूरे के पूरे रेजोल्यूशन की इंक्वायरी करवाई, और इंक्वायरी करने के बाद इन्होंने सजेस्ट किया
हाउ टू बी यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें किस तरह से बदलाव किया जा सकता है या फिर किस तरह से उसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए मिस्टर कोफी अन्नान जी ने कुछ सजेशंस दिए, साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाया जिसके आधार पे किसी भी देश को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स का दर्जा दिया जा सकता है या फिर सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर वो इन बेसिक टर्म्स को अगर कोई देश पूरा करता है तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप का दर्जा दिया जा सकता है। वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, मिस्टर कोफी अन्नान ने जो सजेशन दिया वो दिया अ मेजर इकोनॉमिक पावर। इट मीन्स अगर कोई देश जिसकी इकोनॉमिकली पावर बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत है और एक तरह से इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे जाना जाता है तो उसको इसका हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा और भी कंडीशंस को भी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे दूसरा, अ मेजर मिलिट्री पावर, यानी उस देश का अपना मिलिट्री पावर भी यानी डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कोफी अन्नान ने क्या बताया, इट शुड बी अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यानी जो यूएन का जो बजट है, यूनाइटेड नेशन का जो अपना बजट है उस पे उसका रेगुलर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूनाइटेड बजट का। साथ ही साथ अगली बात मिस्टर कोफी अन्नान ने जो बताया कि वो देश एक बड़ा देश होना चाहिए, यानी बिग नेशन इन द सेंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन वाइज भी वो देश काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए, लार्ज नेशन के तौर पे होना चाहिए। और इसी के साथ साथ वो देश डेमोक्रेसी एज वेल एज ह्यूमन राइट्स की क्या करता हो और रिस्पेक्ट करता हो, यानी अपने देश में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी की बात करता हो और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देता हो। ये अगली कंडीशन देखी गई। उसके अलावा अगली जो कंडीशन बताई गई कि वो नेशन जो कि काउंसिल, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं उस पे इंटरनेशनल लेवल पे काउंसिल रिप्रेजेंटेशन को वो इक्वल फॉर्म में बना सके इन द सेक्टर ऑफ ज्योग्राफी, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों के कल्चर्स को क्या कर सके, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सके। तो अगर ये कंडीशंस कोई भी देश कंप्लीट करता है तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबरशिप के दर्जा के बारे में सोचा जा सकता है। कुछ इस तरह के बेसिक सजेशन दिया गया था 1997 में जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल थे मिस्टर कोफी अन्नान के द्वारा। तो यह कुछ बेसिक फॉर्मेशन था जो कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1992 में, जिसका रिफॉर्मेशन दिया था मिस्टर कोफी अन्नान ने, और लगातार इसकी मांग उठती रही कि सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए या फिर उसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली जनरली आपसे मतलब पेपर में पूछ लिया जाता है और 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, बीइंग एन इंडियन हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज़ क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। एक भारतीय होने के नाते आप किस तरह से भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर भारत के कुछ ऐसे वैल्यूज़ के बारे में बता सकते हैं जिसके माध्यम से यह साबित हो सके कि भारत को एक परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा, बिल्कुल आप ये सारे पॉइंट्स लिख के समझा सकते हैं कि भारत को एक परमानेंट मेंबर्स का दर्जा सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों मिलना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है दोस्तों, भारत क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री माना जाता है और वर्ल्ड्स का 7th लार्जेस्ट नेशन के तौर पे भी जाना जाता है। और भारत आज के समय में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल भी देश है, क्योंकि भारत आज के समय में डेवलपिंग इकोनॉमी से ऊपर आ चुका है, दैट इज़ कॉल्ड इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे। और डिफेंस के मामले में आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। साथ ही साथ इंडिया एक रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्टर भी है यूनाइटेड बजट में। इट मीन्स हर सालाना भारत यूनाइटेड नेशंस में अपने
यानी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी लगातार करता है, और साथ ही साथ भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो डेमोक्रेसी का सम्मान करता है और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये वो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में बता सकते हैं कि भारत को क्यों परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में जनरली पूछा जा सकता है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे जाना भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट वीटो मेंबर। ठीक है, आज के समय में भारत चाहता है कि उसको वीटो मेंबरशिप का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वह कौन कौन से कंट्रीज़ हैं या फिर कौन कौन से मतलब ऐसे मैटर्स हैं जो कि भारत के परमानेंट मेंबरशिप होने पे सवाल या निशान पैदा करते हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि वो कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि भारत को एक परमानेंट वीटो मेंबर्स बनने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस हैं जिसके बिहाफ पे ये बताया जा सकता है कि क्यों इंडिया को परमानेंट वीटो मेंबर्स का दर्जा मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, पहली जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों वो है हमारा पड़ोसी मुल्क। ठीक है, यानी जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान है, ठीक है, उसके साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है, जिस वजह से इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोध करता है कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा दे दिया जाएगा तो वह अपने पावर्स का, वह अपने वीटो का जो इस्तेमाल है वो नेगेटिव सेंस में करेगा, वो भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरा दोस्तों ये है, इंडिया एक न्यूक्लियर वीपन कैपेबिलिटीज़ है, यानी भारत एक न्यूक्लियर संपन्न देश है। तो इस वजह से बहुत से ऐसे देश हैं जो कि भारत का विरोध करते हैं, वो इस वजह से कि उनका यह मानना है कि भारत एक न्यूक्लियर देश है जो कि उसका इस्तेमाल वो कर सकता है देशों को दबाने के लिए या फिर उनके ऊपर अपना कब्जा रखने के लिए। तो यह भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिस वजह से कई देश हैं जो कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पे सवाल उठाते हैं, या फिर उनका मानना ये है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन उसको अपने सभी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है वो यूएनओ में सबमिट कराने पड़ेंगे। इट मीन्स यूएनओ के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना होगा। तो यह दूसरा मतलब इम्पैक्ट है जो कि भारत के परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक रुकावट का काम करता है। ठीक है, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों, इमर्जिंग पावर विल हैव अकोमोडेट सच एस ब्राज़ील, जापान, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका। यानी जहाँ पे भारत अपनी दावेदारी रखता है एज अ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक वैसे ही 2-4 देश और भी हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू भारत के वो क्या होते हैं, स्टैंड पोजीशन लेते हैं। इट मीन्स जिस हिसाब से जो फीचर्स भारत के हैं एज अ परमानेंट मेंबरशिप बनने के लिए, वही सेम फीचर्स जापान के पास भी है, जर्मनी के पास भी है, साउथ अफ्रीका के पास भी है और ब्राज़ील के पास भी है। तो अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा दिया जाता है तो इन्हीं भारत के साथ साथ इन देशों को भी परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा देना पड़ेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पे माना जाता है। ठीक है, और सबसे जो लास्ट इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हो या फिर नेगेटिव फैक्ट कह सकते हो कि जो रुकावट है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर आप परमानेंट मेंबर्स के देशों के बारे में अगर ध्यान से नोटिस करें तो आप पाएंगे जो अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया चाइना एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम वो यूरोपियन नेशंस हैं यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में इन कॉन्टिनेंट्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो इस वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा देने से पहले ये दो कॉन्टिनेंट मतलब डिज़र्व करते हैं कि इन दो कॉन्टिनेंट के देशों को परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यह कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ मतलब इम्पैक्ट हैं जो कि भारत को एक परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में होने से रोकती है। ठीक है,
तो ये हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर बाकी पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।